नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा उन सारे वीडियोस को तो आपको साइड में आई बटन है, उस पर भी लिंक मिल जाएगा। प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ से भी आप जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन आंसर की, जो टॉप 15 पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, जिसका ये पार्ट 1 होगा वीडियो का। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही आगे जो है वो डेली इसके यूज़फुल पार्ट्स मिलते जाएं। आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे ये वीडियोस। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की और लेते हैं वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। यहाँ पे आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं A, B, C और D, और आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग जो है वो पूछा है आपसे कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है। सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझेंगे। देखिए, असेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो वो ड्यूरिंग द लर्निंग टाइम जब हम किसी असेसमेंट को करते हैं इन ऑर्डर टू मॉडिफाई टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग स्टाइल, जिससे क्या हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी समझ कैसे अच्छी बनेगी। तो इसकी वजह से हम जो अपनी लर्निंग में, एक्टिविटीज़ में, या जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं या स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एक चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, और ये होता कब है ये सारा काम ड्यूरिंग द लर्निंग टाइम, वही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबमिटिव असेसमेंट की, तो सबमिटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका एकदम फाइनली एक जो फाइनल असेसमेंट होता है उसको कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे यही पूछा था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें रेमेडियल टीचिंग का क्या काम है, तो वो क्या करती है, डायग्नोस करती है और एड्रेसिंग गैप, यानी कि जो लर्निंग में गैप आ रहा है उसको फिल करने का काम करती है। ध्यान रखिएगा ये कि जो है आपका जो डायग्नोसिंग है और टेस्टिंग है, ये सब पार्ट हैं रेमेडियल टीचिंग के, और आपके रेमेडियल टीचिंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। चलिए लेते हैं इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम की चर्चा हमने पहले भी की है। इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम है जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य या दिव्यांग, अशक्त, जिस भी प्रकार के जो बच्चे हैं, छात्र या छात्राएं हैं, उनको इंक्लूड किया जाए, तो वो है हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम हो जाएगी। तो बता रहे हैं कि ऐसे क्लासरूम में क्या चीज़ें आपको इनमें से जो है वो वैल्यू एसोसिएटेड होंगी। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं A, B, C और D। बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C जो है कोलैबोरेशन, ये इसका सही आंसर होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगी वहाँ से एक तरह से जो आपस में सभी लोग कोलैबोरेट होकर रहेंगे, यानी उनमें कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है समझिए, एक सहयोग। जब आपस में सहयोग होगा तभी जो है वो इंक्लूसिव क्लासरूम का वातावरण बन पाएगा। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन थे वो गलत क्यों थे? एनवी का मतलब है एक प्रकार की ईर्ष्या या फिर जलन, ये नहीं संभव है। और सिंपैथी, अगर आप सिंपैथी दिखाते हो किसी अशक्त इंसान से तो वो भी यहाँ पे संभव नहीं है। कंपटीशन की भावना भी ऐसे वातावरण में नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम वो कोलैबोरेशन बेस्ड क्लासरूम होगा। चलिए लेते हैं इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो फटाफट से जो है वो लाइक भी करके हमें बताते रहिएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू। आपके ऑप्शन हैं A, B, C और D। बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। आपका इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले समझिएगा कि मैकेनिकल ड्रिल क्या होती है। एक ऐसी ड्रिल जिसमें हम सबसे पहले तो जो मैकेनिकल ड्रिल होती है वो लैंग्वेज को सिखाने के लिए यूज़ की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और नेक्स्ट थिंग ये है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के बजाय यहाँ पे क्या होता है, हम रिपीटिशन के थ्रू जो है वो चीज़ों को सिखा देते हैं। यही है मैकेनिकल
ग्रामेटिकल ड्रिल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कि एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग दी लर्नर्स, इसका सही आंसर होगा। बाकी बी, सी और डी जो है ये ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज, आपको बताना है अपना सही आंसर। यहाँ पे आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन, सही आंसर हो जाएगा। पूछा था आपसे प्रश्न में कि जो लर्नर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में, पेयर यानी ग्रुप वर्क में, होल क्लास, तो इसका क्यों ऐसा है, तो यहाँ पे यही होगा कि लर्नर्स जो होते हैं अगर वो साथ में सभी काम करेंगे तो एक उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन अ फोकस्ड मैनर में, और रियल लाइफ से साथ उनका इंटरेक्शन हो पाता है, चीज़ों को वो अच्छे तरीके से जो है वो सीख पाते हैं। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है वो ए, बी, सी और डी, बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, इसका जो है वो सही आंसर होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूविंग के लिए टीचिंग लर्निंग जो है वो उसको बनाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो है वो असेसमेंट का काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके बताते रहिएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन यंग लर्नर सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, अगर बच्चे जो हैं या लर्नर्स जो हैं वो इनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है किसी लेसन में, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं ए, बी, सी और डी, आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, से जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट या जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट बनेगा, और टीचर को स्टोरी कंडक्ट कराना या फिर किसी एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को कंडक्ट कराना, इसका एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अदर ऑप्शन यहाँ पे सिट क्वाइटली गलत है, कुछ देर के लिए आप शांति से बैठ जाएं, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उनको भेज दें, जाओ भाई खेलो जाके, और स्लीप यानी कि सोने के लिए बोल दे, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए बोल दे, तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग, जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या डेवलप करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ऑप्शंस आपके ए, बी, सी और डी इस प्रकार से हैं, आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आपके एकदम सही इसका आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि कंपटीशन होना सिर्फ गलत है। गुड मेमोरी इन यंग लर्नर्स, मेमोरी का कोई यहाँ पे ज़्यादा खेल नहीं है। हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, यहाँ पे ये इसका भी कोई रोल नहीं है। ग्रुप प्रोजेक्ट से क्या होता है, आपसी सहयोग बढ़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आपस में तर्क वितर्क बढ़ता है, एक गहन सोच आती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको जो है हेल्प मिलती है, और आपके अंदर एक आइडियाज़ क्रिएट होते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हैं तो ये आपका डेवलप करते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल टीचिंग। बात करें नॉन फॉर्मल टीचिंग की तो सबसे पहले आपको समझना है कि नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या है। तो जो एक प्रकार की कॉरेस्पॉन्डेंस टीचिंग होती है उसको हम नॉन फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे इस प्रकार से हैं ए, बी, सी और डी, और आपको बताना है अपना सही आंसर। चलिए लेते हैं सही आंसर को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन्स, आपका सही आंसर है इसका। आपसे पूछा था कि
इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। आपसे पूछा है जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बात करेंगे अगर सही आंसर की तो यहाँ पे चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन आपका सही उदाहरण होगा। करस्पॉन्डेंस को समझिए, जो एक डिस्टेंस लर्निंग होती है वो जो है वो करस्पॉन्डेंस लर्निंग होती है और एक प्रकार से नॉन फॉर्मल लर्निंग का जो है उदाहरण है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, और आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, यहाँ पे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे थे कि आपसे क्वेश्चन में कि टीचर जो है वो हेल्प करती हैं लर्नर की, कंस्ट्रक्ट करती हैं उनके नए नॉलेज को। कैसे? तो वो क्या करती हैं, एक सक्षम होती हैं कि उनका जो प्रायर नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है उन दोनों को जो है उनमें आपस में एक रिलेशन बिठा के उसको बता सकें और उसकी जो नई नॉलेज है होगी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रायर नॉलेज और न्यू नॉलेज का। चलिए लेते हैं अपना अगला प्रश्न इसी के साथ, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि स्टूडेंट्स नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच। आपसे पूछा है कि ये जो आइडियाज है उनको ब्रेनस्टॉर्म करना, ऑर्गेनाइज करना, ड्राफ्ट यानी कि उनके प्रारूप में रखना, एडिट करना और रिवाइज करना किस प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिसनिंग स्किल। बात करें अगर सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइटिंग स्किल इसका सही आंसर होगा। आपको पता होगी आपकी 4 स्किल होती हैं, एल, एस, आर, डब्ल्यू, ये इनका क्रम होता है, यानी सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और लास्ट में राइटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो राइटिंग स्किल होगी वो क्या है, आपकी ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज करती है और ऑर्गेनाइज करती है, ड्राफ्ट और एडिट और रिवाइज करती। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी इनमें से अक्सर पूछी जाती हैं एक्टिव और पैसिव स्किल। तो जो आपकी यहाँ पे स्पीकिंग और ये राइटिंग है, यानी कि ये स्पीकिंग और राइटिंग जो हो जाएंगी ये आपकी कैसी स्किल्स हो जाती हैं, एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल। एक्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल इनको बोलते हैं आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को। वहीं बात कर रहे हैं तो जो आपका लिसनिंग और रीडिंग है, ये दोनों स्किल जो हैं आपकी लिसनिंग और रीडिंग, ये आपकी कैसी स्किल हो जाती हैं, पैसिव स्किल हो जाती हैं। साथ साथ जो है आपकी रिसेप्टिव स्किल हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, रिसेप्टिव स्किल। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ये ज़रूर से आपसे पूछा जाता है। तो इसी में आपका जो ऑप्शन है वो राइटिंग स्किल यहाँ पे सही होगा। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट एंड एडिट एंड रिवाइज देम। ब्रेनस्टॉर्म को मतलब अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो समझिएगा कि ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ के जो है वो कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। चलिए लेते हैं इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं वो इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अन्य 3 गलत क्यों हैं ये देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेस्ट। अगर रीडिंग टेक्स्ट पे आपका पूरी तरह से जो क्वेश्चन बेस्ड होगा तो उसमें आपकी कोई थिंकिंग प्रमोट नहीं होगी। क्लोज एंडेड होगा तो भी आपका कोई भी थिंकिंग स्किल प्रमोट नहीं हो पाएगी। फैक्चुअल क्वेश्चन में तो वैसे भी नहीं होता है। जो 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका एक ही आंसर सही होता है। वहां पे आपकी थिंकिंग जो है वो नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन एक तरह से आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो जिसमें आप करते क्या हैं कि आप वो चीज़ बता पाते हैं जो आप फील कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपना थॉट, फीलिंग और अपने आइडियाज़ को इसमें एनालाइज और डिस्क्राइब करते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थिंकिंग स्किल्स को जो है वो बच्चों में प्रमोट करते हैं। तो इसका पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपसे कि अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन एंड द मदर कमिंग home from work and the son swing
व्हाट इज़ द कंसेप्ट कन्वेड। आपको एक यहाँ पे सिचुएशन दी है कि फादर जो हैं वो किचन में हैं, कुक कर रहे हैं, मम्मी जो है वो काम करके आ रही हैं और जो बेटा है वो क्या कर रहा है, सिलाई बुनाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कंसेप्ट जो है कन्वे किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। वर्क इज़ वर्शिप, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, या फिर रिमूविंग जेंडर बायस, डिग्निटी ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस। बताना है आपको अपना यहाँ पे सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रिमूविंग जेंडर बायस, वो ही इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले समझते हैं जेंडर बायस क्या है। जेंडर बायस है जब आपका किसी जेंडर की तरफ एक तरफा झुकाव हो, जैसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं। आपका किसी जेंडर की तरफ अगर एक विशेष झुकाव है तो वही है जेंडर बायस, और उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है इस सिचुएशन को देखकर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे है कि रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। आपके ऑप्शंस यहां पे इस प्रकार से हैं A, B, C और D, और आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करेंगे अगर सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले समझिए कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मतलब आपकी जो एक समझने की एक योग्यता है, एक क्षमता है, आपकी एक जो बोधन क्षमता है वो है कॉम्प्रिहेंशन। और उसको कैसे अचीव किया जाएगा, जब जो लर्नर है वो कैसे रीडिंग करे, साइलेंटली, क्योंकि साइलेंट रीडिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो ग्रैस्प करते हैं। और आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, जब वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको पूछे, तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल होगी उसको डेवलप कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। यानी किसी भी चीज़ की जो मीनिंग होती है वो जब हम मेंटली अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं और ग्रास्प कर पाते हैं पूरी तरह से अपने दिमाग में, तो वही होते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल। और जो है साइलेंटली और आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के थ्रू इसको बेस्ट अचीव किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। क्यों जो है वो सीधे एकदम डायरेक्टली जो नहीं बताया जाता है नए वर्ड का मीनिंग लर्नर्स को, उसके पीछे क्या रीज़न है आपको बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर A, B, C एंड D। बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरी द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, जो है इसका सही आंसर होगा। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट कोई चीज़ पता चल जाएगी तो आपका उसमें अपना किसी तरह का रोल नहीं होगा, आप कुछ डिस्कवर नहीं कर पाओगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इसलिए डायरेक्ट ना बताकर जो है वो थ्रू पजलिंग और क्लू के थ्रू जो है उसको खुद डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है। चलिए इसी के साथ लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और जैसे कि हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट में जाके बताना होता है। तो सबसे पहले तो सभी लोग इस वीडियो के में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे उसका स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ साथ आपके लिए जो इस वीडियो का प्रश्न है उसे भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए देखिए आज का आपके लिए प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है कि The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 has included all-round development of the child as one of the aims of education because आपके ऑप्शन नंबर A है it ensures that every child is a part of workforce, ऑप्शन नंबर B every child grow rapidly between 6 to 14 years, और ऑप्शन नंबर C में है कि क्या proper health care is essential, एंड ऑप्शन नंबर D it nurtures the physical, mental and इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। आपको यहाँ पे अपना सही आंसर जो होगा वो मेन कमेंट में जाके बता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।